नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु की संरचना, उसमें हमने न्यूट्रॉन तक पढ़ लिया है। न्यूट्रॉन के बाद अब आपका आता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के ट्रिक बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसको याद रखने में कई विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक ट्रिक बनाई है, ईंट पर नाच। इसको केवल आपको याद रखना है। इस ट्रिक से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोज करता है वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है हमारी ईंट पर नाच। ई का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। टे का मतलब क्या हो जाएगा? थॉमसन। इसको टॉमसन भी बोलते हैं और थॉमसन भी बोलते हैं। जो वैज्ञानिक है हमारे, उनका पूरा नाम है जे थॉमसन या फिर जे टॉमसन। ये दोनों ही नाम इनके हैं, टॉमसन भी होता है और थॉमसन भी होता है। तो हमको ट्रिक से कैसे याद रखना है? ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन। पूरा नाम क्या है? जे टॉमसन या फिर जे थॉमसन। फिर आगे चलते हैं हम पर। पे से है प्रोटॉन और रे से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। पुस्तक में अध्याय में प्रोटॉन के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया है, केवल न्यूट्रॉन के बारे में ही दिया गया है। आप केवल इसके खोजकर्ता का नाम याद रख लेना इस ट्रिक के माध्यम से कि पे का मतलब प्रोटॉन, रे का मतलब रदरफोर्ड। आगे हमारा नाच। ने से क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। चे से चैडविक। पूरा नाम क्या है? जेम्स चैडविक। तो इसको आप जेम्स चैडविक भी लिख सकते हो, लेकिन हमको याद कैसे रखना है? चे से चैडविक। तो इस प्रकार आपको आसानी से याद हो जाएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन। नाम टॉमसन नाम याद आता है आपको, पूरा नाम याद हो जाएगा जे टॉमसन या फिर जे थॉमसन। आप इसको थॉमसन भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, टॉमसन और थॉमसन। पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड। ने से ना से मतलब न्यूट्रॉन, चे से चैडविक, जेम्स चैडविक। ये तो इनके हो गए खोजकर्ता। अब हम आगे अध्याय को बढ़ाते हैं और न्यूट्रॉन तक आपने पढ़ लिया था। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता आपको बता दिए गए थे कि जेम्स चैडविक है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम कि विभिन्न कक्षाओं में हमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करना है। आपके अलग अलग, जैसे आपको परमाणु संरचना बताई गई थी, ये होता है परमाणु का नाभिक। इसमें नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को दर्शाते हैं पी से, न्यूट्रॉन दर्शाते हैं एन से, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इनकी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार की जो कक्षाएं बन जाती है इसके चारों तरफ, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को आपको ऐसे बताया जाएगा, जैसे ये पहली कक्षा, तो इसमें इसको नाम दे दिया के, इसको एल, इसको एम और इसको एन। हमने यहाँ पे 4 कक्षा बताई है आपको। इन कक्षाओं को जैसे पहली कक्षा को नाम दे दिया के, दूसरी कक्षा को नाम दे दिया एल, फिर तीसरी को एम और चौथी को एन नाम दे दिया। ये परमाणु क्या करते हैं? परमाणु के नाभिक में, ये नाभिक होता है बीच सेंटर, केंद्र। नाभिक केंद्र जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, घूमते रहते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को जो वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे हैं, ये अलग अलग कक्षाएं हैं। आप ये जो गोल घेरे बने हुए हैं, ये कक्षा हो जाती है, कक्षा कहलाती है। तो इन कक्षाओं में जो हमने इनको नाम दिया कक्षाओं को, जिसको के, एल, एम, एन, इनमें हमको कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये हम कैसे समझेंगे? इसके लिए बोरबरी वैज्ञानिक है, उनका नाम है बोरबरी। उन्होंने आपको नियम दिए हैं। बोरबरी के नियम अनुसार, बोरबरी की स्कीम के अनुसार हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो उसका पहला नियम क्या है बोरबरी का? कि इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कक्षा में क्या कहना चाह रहे हैं वैज्ञानिक साहब बोरबरी जी है जो, कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम सूत्र 2n², 2n की घात 2, 2n²। आप ये तो जानते हो कि n के ऊपर घात में 2 लग रहा है तो उसको n² बोलेंगे। तो सूत्र 2n² से प्रदर्शित करते हैं किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसको हम 2n² सूत्र से जांच सकते हैं या फिर देख सकते हैं। मान लीजिए कि जहाँ इसमें जो n लिखा है, n क्या है? यहाँ पर n जो है कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या है। इसको ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो। जैसे नाभिक के पास ये वाली कक्षा है, ये नाभिक हो गया, ये वाली कक्षा है, ये वाली कक्षा है, तो सबसे पास कौन सी कक्षा है इसमें? ये वाली कक्षा है। तो इसका ऊर्जा स्तर सबसे कम होगा, इसका सबसे, फिर इससे बढ़ जाएगा। ऊर्जा स्तर बढ़ता चला जाता है, जितना दूर होगा उतना ऊर्जा स्तर इसका अधिक हो जाएगा। तो देखिए, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रथम कक्ष या फिर एल को उसके लिए, वो सॉरी के उसके लिए देखते हैं। पहला जो कक्षा है उसको हम लोग के नाम दिया है। हमने 4 कक्ष बनाए हैं यहाँ पे। नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे हैं उनको हमने 4 कक्षाओं के नाम दिए हैं। उनको के कोश, के, एल, एम, एन, ये 4 नाम दिए हैं। तो हम पहले प्रथम कक्षा के लिए बात करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? के कोश मतलब एक कक्षा, तो उसमें यहाँ पे n बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2n² हमारा जो सूत्र था इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का, उसमें n के स्थान पर 1 रख दिया हमने। 2 गुणा n² था, तो एक कोष्टक में 1 लिख के इसकी घात 2 कर दिया। 1 की घात 2 करने पर 1 ही आता है। 1 की घात आप कर कितनी भी करोगे हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है 1 की घात 4 है, 1 की घात 4। तो इसका मतलब क्या? 1 को आपको 4 बार गुणा करना है, यही है। 1 की घात 2 होती है तो 1 को 2 बार गुणा करना है। ये 1 की घात 2 है, तो 1 को आप 1 से गुणा करोगे तो भी 1 आएगा, फिर दोबारा 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा। 1 को कितनी भी बार गुणा कीजिए आप 1 ही प्राप्त होता है।
तो एक का स्क्वायर एक ही आता है, तो एक को फिर 2 से गुणा करने पर 2, अर्थात के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। जैसे किसी भी तत्व है, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तत्व कौन कौन से होते हैं? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। आवर्त सारणी जब आप कक्षा 10 में जाओगे तो पढ़ोगे, तो उसमें आवर्त सारणी में आप ये तत्वों को देखोगे जिनसे अभी आप सूत्र का निर्माण करते हो। हाइड्रोजन सल्फेट है, नाइट्रेट है, पोटेशियम है, ये सभी तत्व होते हैं आवर्त सारणी के। मैं कुछ तत्व आपको लिखाऊंगा अभी। तो इन तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो नियम हमको वहाँ पर ये काम करेंगे। बोरबरी स्कीम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे उनका। तो के कोष में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। फिर हम बात करते हैं एल कोष के लिए। एल कोष में n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n के स्थान पे 2 रख देंगे, जैसे हमने ऊपर किया है, ये रख दिया 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 2, गुणा करने पे कितना आएगा? 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। समझ में आ गई बात? एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एम कोष के लिए कितना होगा? n बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे। 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18, मतलब एम कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। फिर हम बात करते हैं एन कोष के लिए। एन कोष के लिए n का मान होता है 4, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 की पावर 2 करेंगे, 4 का पावर 2 करने पर 16 प्राप्त होता है। 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 2 करोगे 32 प्राप्त होगा। अर्थात एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप 32 भर सकते हो। कहने की बात यह है कि के कोष, के, एल, एम और एन। के कोष में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एल में 8 भर सकते हो, और एम में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, और एन में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ये कोष है के, एल, एम, एन। ये इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। ये बोरबरी का प्रथम नियम है। इसके बाद हम बात, फिर अगले नियम पे चलते हैं हम कि बोरबरी ने 3 नियम दिए थे। एक नियम अभी हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो एल कोष में कितना रहेगा, कि एल एम एन कोष में क्या क्या रहेगा, वो हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा नियम क्या कहता है उनका कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। जो सबसे बाहरी कोष रहेगा किसी भी तत्व का, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8 हो सकती है। तीसरा नियम है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षक में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाते। यदि कहने की बात यह है कि आपके ये 4 कोष थे, के, एल, एम, एन, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसमें 8 दे दिए, फिर इसमें 18 और इसमें 32। ये इलेक्ट्रॉन दिए जाने का क्रम है। तो जैसे मान लो एल में अभी हमने एल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं और हमने बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एम कोष में दे दिए। तो ऐसे नहीं होगा, जब तक इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने में आएंगे आगे हम नहीं बढ़ सकते। या फिर इसका अष्टक पूर्ण नियम हमको पढ़ना है आगे कि अष्टक पूर्ण का नियम क्या होता है। 10वीं क्लास में हम पढ़ेंगे अष्टक पूर्ण का नियम, तब हमको और भी समझ में आएगा कि लास्ट कक्षा में हमको अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी कि ईंट पर नाच, इससे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है। ई से तो गया इलेक्ट्रॉन, टेस हो गया थॉमसन या फिर थॉमसन, दोनों ही नाम इसके हैं। टेस हो गया था प्रोटॉन, और रे से मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में तो ई गोल्डस्टीन लिखा हुआ है, तो वो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे 11वीं और 12वीं में, तब आप सब्जेक्ट लोगे तो उसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी। अभी जो साइंस चलती है आपके विज्ञान, इस साइंस के अंदर ही आपके तीनों पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो ये जो प्रोटॉन है, पैसे प्रोटॉन, इसकी खोज करता तो वैसे वास्तव में तो ई गोल्डस्टीन ही है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के अनुसार, केमिस्ट्री के अनुसार या फिर रसायन विज्ञान के अनुसार जो प्रोटॉन के खोज करता है ई गोल्डस्टीन है। लेकिन हमारे जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, वो प्रोटॉन के जो व्याख्या करने वाले हैं वो रदरफोर्ड को बताते हैं। तो इसलिए आप, अगर आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है तो आप प्रोटॉन की खोजकर्ता में ई गोल्डस्टीन ही लिखोगे। लेकिन हम ट्रिक से याद कर रहे हैं इसलिए प्रोटॉन की खोजकर्ता हम रदरफोर्ड को भी बता देते हैं। जबकि क्लियर ये है कि प्रोटॉन का खोजकर्ता तो ई गोल्डस्टीन है, लेकिन प्रोटॉन की जो व्याख्या की है इसके बारे में केवल इन्होंने खोज करके ही बताया था ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को, कि प्रोटॉन ऐसा होता है। लेकिन इसके बारे में जो विस्तृत व्याख्या करी है, जानकारी दी है, वो हमको रदरफोर्ड ने दी है। इसलिए हम प्रोटॉन के खोजकर्ता कभी कभी रदरफोर्ड को भी बता देते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, केवल ई गोल्डस्टीन ने तो उसकी खोज की है और रदरफोर्ड ने इसकी व्याख्या की है। तो आप इसको ट्रिक को चेंज भी कर सकते हो, पर की जगह पग भी कर सकते हो कि ईट पग नाच। इससे कैसे याद रखोगे? पैसे प्रोटॉन, गैसे गोल्डस्टीन। समझ में आ गई बात? पैसे प्रोटॉन और गैसे गोल्डस्टीन कर लेना अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है तो। वैसे प्रोटॉन के जो व्याख्या करने वाले वो तो है रदरफोर्ड, और खोज करता है ई गोल्डस्टीन। ठीक है।